हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने रूबेन कामिन तक ख़त्म किया था अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। ओके, उसके आगे का हम आज से स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके आगे कौन सा टॉपिक आपको एनसीईआरटी में गिवन है? उसके आगे हमें दिया है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ठीक है, हम लिख देते हैं वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो इसका आंसर है कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो मेसोफिल सेल के अंदर होता है। हम क्या लिखेंगे? जो मेसोफिल सेल होगा, ठीक है, वो मेसोफिल सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ओके, और हम जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स की बात करते हैं ना, वो क्लोरोफिल पिगमेंट इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो ऐसे हो गया, जैसे कि ये मेसोफिल सेल हो गया, ये उसके अंदर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एंड दिस इज मेसोफिल सेल। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि मेसोफिल सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड ऐसा नहीं होता कि एक मेसोफिल सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा। मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट 20 से 40 भी हो सकते हैं, या फिर ये जो नंबर है वो वेरी भी कर सकता है क्लोरोप्लास्ट का। ओके, नाउ अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो ये उसका मैंने इनर मेम्ब्रेन बनाया। ठीक है, और ये होता है उसका आउटर मेम्ब्रेन। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ओके, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ओके, इसके अंदर होते हैं थाइलेकॉइड्स। ये ओके, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूं दैट आर थाइलेकॉइड्स। ठीक है, मतलब ये इंडिविजुअल, ये जो एक है, एक जो बक्सा दिख रहा है उसे मैंने क्या बोला? थाइलेकॉइड, एक बक्से को। ठीक है, ये जो पूरा है उसे क्या बोलूंगी मैं? ग्रेनम, या फिर क्या बोलूंगी? ग्रेना। ठीक है, ग्रेनम हम सिंगुलर टर्म्स में यूज करते हैं और ग्रेना हम प्लूरल टर्म्स में यूज करते हैं। यानी कि मुझे ये सभी, ये एक पाइल ऑफ कॉइन को मैंने क्या बोला? ग्रेनम। लेकिन ये सभी को बोलना है मुझे, ये तीनों को एक साथ बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगी? ग्रेना। ठीक है, और एक ये इंडिविजुअल को क्या कहेंगे? इस इंडिविजुअल को कहेंगे थाइलेकॉइड। ओके, अब ये जो थाइलेकॉइड होती है, वो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के सिमिलर होती है। मतलब क्लोरोप्लास्ट में जैसे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, वैसे ही मान लो कि मैं यहाँ पे एक थाइलेकॉइड ड्रॉ करती हूँ। ये थाइलेकॉइड में भी आउटर और इनर मेम्ब्रेन होगा, जस्ट लाइक टू दैट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और मैंने बताया ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो क्लोरोफिल किधर होता है? यहाँ पे होता है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है। यहाँ पे ये जो थाइलेकॉइड है उसके अंदर ये जो स्पेस दिख रही है, स्पेस इनसाइड द थाइलेकॉइड,
उसे हम ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, स्पेस इनसाइड द थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ल्यूमेन। अब ये पूरा मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसमें मैंने आपको कुछ पार्ट्स बता दिए, थाइलेकॉइड, ग्रेनम क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, ल्यूमेन क्या होता है। नाउ इसके अंदर रिबोसोम्स भी होते हैं, रिबोसोम्स भी होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। और जो वो रिबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 70s के रिबोसोम्स होते हैं, जो हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। जब मैं सेल चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। अभी एक के लिए याद रखो कि इसमें जो रिबोसोम्स होते हैं वो 70s के होते हैं। ठीक है, फिर इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएस यानी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। सो पता है क्लोरोप्लास्ट जो है ऐसा माना जाता है कि वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुआ है। तो प्रोकैरियोट में जैसे रिबोसोम्स होते हैं 70s के, और प्रोकैरियोट का जैसे सर्कुलर डीएनए होता है, सेम वैसा ही सर्कुलर डीएनए भी क्लोरोप्लास्ट का भी होता है। तो इसके ये कैरेक्टर्स प्रोकैरियोट से मिलते हैं। ये हम सेल चैप्टर में पढ़ेंगे तब वापिस से आएगा। ओके, उसके अलावा आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है ऐसे कुछ, ठीक है, वो होते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल। वो क्या ड्रॉ किए हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल, यानी कि स्टार्च जो है वो इसके अंदर स्टोर होता है, इन ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर होता है। एंड इसके अलावा क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में, दैट इज लिपिड ड्रॉपलेट। ओके, सो इतनी चीज हमें डायग्राम में याद रखनी है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फिर ये जो एक डब्बा हो गया उसे थाइलेकॉइड कहेंगे। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल होता है, देन स्टार्च ग्रेन्यूल, लिपिड ड्रॉपलेट, देन रिबोसोम्स, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। और कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। नाउ इसी टॉपिक में एनसीईआरटी में हमें दिया है अलाइनमेंट के बारे में थोड़ा, कि मेसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोफिल मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अपने आप को पैरेलली अरेंज कब करेंगे और अपने आप को परपेंडिकुलर अरेंज कब करेंगे, ऐसा क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। सो मान लो कि ये मेरा हो गया मेसोफिल सेल। ठीक है, और मेसोफिल सेल के अंदर मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि एक मेसोफिल सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट हो। एक मेसोफिल सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, ओके, जब लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम होगी, एक वो कंडीशन देखेंगे। और जब लाइट की इंटेंसिटी जो है वो हाई होगी, हाई लाइट इंटेंसिटी, एक वो वाली कंडीशन हम देखेंगे। ओके, ये हमारा मेसोफिल सेल। अब जब लाइट की इंटेंसिटी लो है, अब देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने बताया कि मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, वहीं पे लाइट एनर्जी और सब आएगा, वहीं पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल दोनों अवेलेबल है। तो इसके लिए ये मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट को लाइट एनर्जी भी मिलनी चाहिए। तो लाइट की इंटेंसिटी जब कम होती है तो ये जो इनका अलाइनमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। ये जो मैंने ड्रॉ किए एक एक डब्बे, वो सारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसको बड़ा करके मैंने यहाँ पे दिखाया है, बट ये इंडिविजुअल क्या है, ये इंडिविजुअल क्लोरोप्लास्ट है। तो वो अपने आप को कैसा अलाइन कर रहे हैं, वो अपने आप को पैरेलली अलाइन कर रहे हैं। पैरेलली टू व्हाट, पैरेलल टू सेल मेम्ब्रेन। कौन से सेल की मेम्ब्रेन की बात कर रही हूं मैं, सेल के बाहर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन सबको पता है। मेसोफिल सेल की मेम्ब्रेन जो होती है, मतलब मेम्ब्रेन जो है उसके पैरेलली वो अरेंज्ड है जब लाइट की इंटेंसिटी कम है। तो ऐसे जब वो अरेंज हो गए तो देखो सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया, तो लो लाइट इंटेंसिटी है फिर भी सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जितनी भी लाइट है, ऑप्टिमम लाइट मतलब ऑप्टिमम यानी ना कम ना ज्यादा, उतनी गेन करके वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो लाइट जो है वो थोड़ी भी मिलेगी तो चलेगा, बिकॉज ज्यादा है, तो वो ऐसे अरेंज हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो देखो सरफेस एरिया अब इतना सारा जो ऐसे फैल, अब अगर सो जाए हम तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और कोई चीज खड़ी है तो उसको
ऊपर जैसे कि हम खड़े हैं तो हमें एनर्जी कम मिलेगी सन से, और ऐसे सो गए तो ज्यादा मिलेगी, ऐसा होगा। तो परपेंडिकुलर जब अरेंज होगे तो एस ए ऐसे यानी सरफेस एरिया कम हो जाएगा। इस केस में सरफेस एरिया ज्यादा था तो इनको लाइट इंटेंसिटी कम थी तो भी कंपेंसेशन हो गया। अब इसमें सरफेस एरिया कम कर दिया क्योंकि लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा लाइट डैमेज भी तो कर सकती, इतना भी मुंह तो अच्छा नहीं है, तो इसीलिए ये परपेंडिकुलर टू मेम्ब्रेन अरेंज हो जाते हैं। ओके, इन शॉर्ट अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए, अलाइनमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट की मेसोफिल सेल के अलोंग ऐसी होनी चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट को ऑप्टिमम क्वांटिटी मिल जाए लाइट की, ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट, या फिर हम बोल सकते हैं उतनी मिल जाए कि जितनी फोटोसिंथेसिस के लिए सफिशिएंट होती है। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाना भूल गई थी, दैट इज एक थाइलेकॉइड को दूसरे थाइलेकॉइड से जो जोड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लेमेली, स्ट्रोमा लेमेली। और ये यहाँ पे जो स्पेस दिख रही है बाहर उसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। ओके, और वो मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा है वो, ये जो स्ट्रोमा है उसमें ये लैमेली प्रेजेंट है, मतलब ये एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना को कनेक्ट करने वाली लाइन प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला, स्ट्रोमा लैमेली। ये जो स्पेस है आउटसाइड द थाइलेकॉइड दैट इज नोन एज स्ट्रोमा, एंड स्पेस इनसाइड द थाइलेकॉइड दैट इज व्हाट, ल्यूमेन। ये एक डब्बा दैट इज थाइलेकॉइड, तो उसके अंदर जो स्पेस है थाइलेकॉइड के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, ल्यूमेन कहेंगे। ओके, उसके बाद कुछ एनसीईआरटी लाइनर्स है। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या कंटेन करता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस में ही ये लाइन है, और वो मेम्ब्रेनस सिस्टम में उसने 3 चीजें इंक्लूड की है। फर्स्ट इज योर ग्रेना, मतलब आपके सारे डब्बे आ गए, ये पहला वाला, ये वाले, ये वाले, ये वाले सारे, सबको प्लूरल में ग्रेना बोल दिया। सेकेंड वन इज योर स्ट्रोमा लेमेली, वो भी मेम्ब्रेनस सिस्टम है। एंड थर्ड इज योर स्ट्रोमा। अब आप सोचोगे कि चलो ये थाइलेकॉइड की तो मेम्ब्रेन है तो उसको मेम्ब्रेनस सिस्टम बोला, और ये एक थाइलेकॉइड से दूसरे थाइलेकॉइड को कनेक्ट करने वाला ही जो है उसे हमने स्ट्रोमा लेमेली बोल दिया, तो उसमें भी मेम्ब्रेन है मान लिया, मतलब मेम्ब्रेनस सिस्टम में वो भी है मान लिया। ठीक है, क्योंकि वो बना तो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन से ही है। अब ये स्ट्रोमा को कैसे मेम्ब्रेनस सिस्टम में गिना एनसीईआरटी ने, तो उसके लिए एक लॉजिक सोचो कि स्ट्रोमा भी तो सराउंडेड है ही ना मेम्ब्रेन से, और वो मेम्ब्रेन कौन सी, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी ने मेम्ब्रेनस सिस्टम में स्ट्रोमा को भी इंक्लूड किया है, तो उस चीज को भी हमें याद रखना है। ओके, एंड एक और लाइन दी है एनसीईआरटी में, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर विद इन क्लोरोप्लास्ट, डिवीजन ऑफ लेबर इन क्लोरोप्लास्ट। इसका क्या मतलब है, डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि यहाँ पे लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस हम आगे पढ़ते हैं, दोनों होती है। लाइट रिएक्शंस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होती है, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। वो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें एंजाइम्स भी यूज होते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर यानी स्ट्रोमा ने डार्क रिएक्शन कर लिया, डार्क रिएक्शन यानी फूड बनाने वाले काम को डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फूड बनता है अल्टीमेटली, लाइट रिएक्शंस में एनर्जी का यूज करके
फूड बनाने के लिए जो प्रोडक्ट जरूरी होते हैं एटीपी और NADPH प्लस H प्लस वो बनता है। ठीक है, तो ये आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले, अभी मैंने ब्रीफली आपको समझाया, डिवीजन ऑफ लेबर वर्ड आया इसीलिए। ओके, याद रखो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स है वो एटीपी एंड NADPH। जब हम इक्वेशन में देखेंगे तो NADPH प्लस H प्लस लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी। और लाइट रिएक्शन को एक दूसरा हम नाम देते हैं, दैट इज फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल यानी लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट एनर्जी की यूज होती है, लाइट एनर्जी जो है वो यूज होती है। और केमिकल दैट मीन्स लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फूड में कन्वर्ट होती है। जो मैंने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कॉन्सेप्ट दिया था वो नहीं, लाइट एनर्जी जो है वो यूज करते हैं थाइलेकॉइड की, थाइलेकॉइड में ये रिएक्शन होती है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होती है। मैंने बताया ना कि थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होता है। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में एक ही टाइप का क्लोरोफिल नहीं होता, एक ही पिगमेंट नहीं होता क्लोरोफिल, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो मिलके लाइट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और वो वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट में एटीपी और NADPH बनाते हैं। यानी अल्टीमेटली लाइट एनर्जी को वो जो पिगमेंट होते हैं ना थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, वो ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को। फिर वो लाइट एनर्जी को जैसे ट्रैप करते हैं पिगमेंट, तो पिगमेंट में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। इसलिए मैंने बोला था कि फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस में आगे समझाऊंगी। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है, कि अंदर कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। इसीलिए बोला है फोटोकेमिकल फेज लाइट रिएक्शन को। एंड डार्क रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन रिएक्शंस। क्यों कार्बन रिएक्शंस, क्योंकि डार्क रिएक्शन से क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 ऑर्गेनिक फूड जिसमें कार्बन भी होता है। ठीक है, मीन C6H12O6, इसीलिए उसे कार्बन रिएक्शंस भी हम कहते हैं। तो ये हो गया वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस में, बस इतना ही है। उसके बाद हमें जाना है आपका NCERT का नेक्स्ट टॉपिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ओके, नाउ पहले हम ये फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स है वो कितने टाइप के होते हैं प्लांट्स में वो देख लेते हैं। सिर्फ क्लोरोफिल अभी तक हमने सुना था, बट क्लोरोफिल A भी होता है, क्लोरोफिल B भी होता है, ज़ैंथोफिल भी होता है एंड कैरोटीन भी होता है। ये ज़ैंथोफिल और कैरोटीन को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। ओके, so these four photosynthetic pigment are involved in photosynthesis: chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll and carotene। xanthophyll और कैरोटीन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें, सारे पिगमेंट्स का स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो सब में कॉमन पाया जाता है, मतलब इस टाइप का सबका होता है, दैट इज फाइटोल टेल होगी। ओके, एंड ऊपर ये पोरफायरिन हेड होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज फाइटोल टेल। ओके, इसको कहेंगे पोरफायरिन हेड। पोरफायरिन हेड, वाई पोरफायरिन हेड, क्योंकि इसके हर कॉर्नर पे पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। इसके हर कॉर्नर पे पोरफायरिन रिंग होती है, और पोरफायरिन रिंग जो होती है वो क्या कंटेन करती है, नाइट्रोजन। ये जो पोरफायरिन रिंग है वो क्या कंटेन करती है, नाइट्रोजन। ओके, और इसीलिए यहाँ पे इसको पोरफायरिन हेड बोलते हैं, विच कंटेन 4
सॉरी पोरफायरिन रिंग नहीं, उसे बोलते हैं पाइरोल रिंग, जिसमें 4 क्या होती है, पाइरोल रिंग होती है, 4 पाइरोल रिंग। इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टेट्रापाइरोलिक। 4 पाइरोल रिंग होती है, इसीलिए हम टेट्रापाइरोलिक भी कहते हैं। ये फाइटोल टेल और ये पोरफायरिन हेड में 4 पाइरोल रिंग्स होती है, इसीलिए हम इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को टेट्रापाइरोलिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ओके, अब ये सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्या ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो नहीं। सभी फोटोसिंथेटिक में ये एक कॉमन चीज है, लेकिन ये जो पाइरोल रिंग्स है उसमें जो नाइट्रोजन हो गया जिससे वो बनती है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिससे वो बनती है, वो सारे पिगमेंट, वो सारे एलिमेंट्स के नंबर वेरी करेंगे, ये रिंग का स्ट्रक्चर वेरी करेगा, उसके हिसाब से ये सभी के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज लाइक दिस। ओके, इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट रिंग हो गई, जैसे कि ये सेकेंड रिंग हो गई। तो क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस होता है कि इसके सेकेंड रिंग में मिथाइल ग्रुप होता है और इसके सेकेंड रिंग में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। सेकेंड रिंग, ठीक है, तो इसके हिसाब से ये दोनों अपने स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब पता कैसे चला था, अब पता कैसे चला था कि 4 टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। हमें तो सिर्फ क्लोरोफिल के बारे में पता था, तो ये पिगमेंट जो है इनको सेपरेट करने के लिए एक मेथड यूज हुई थी। दैट मेथड इज नोन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी से ये पिगमेंट्स को सेपरेट किया गया था। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि एक बीकर होता है, ठीक है, उसमें ये कुछ मटेरियल से बना हुआ एक सब्सटेंस होता है पेपर लाइक, जिसमें हमने लीफ को एक बार कूट दिया, क्रश कर दिया, उसके बाद उसके पिगमेंट जो है इसके पेपर के ऊपर राइज करते हैं और उनका कलर कुछ डिफरेंट पाया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में। सो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो सीक्वेंस पाया गया था दैट इज CXAB, ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सेपरेट हुए थे। C फॉर कैरोटीन, X फॉर xanthophyll, A for chlorophyll A and B for chlorophyll B. So ये सबसे नीचे है, दैट मीन्स इसका मास सबसे ज्यादा होगा, और ये सबसे ऊपर है, दैट मीन्स इसका मास सबसे कम होगा। ओके, सो पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू ये 4 पिगमेंट्स को सेपरेट किया गया था, और इन चारों का जो कलर है वो आपके एनसीईआरटी में दिया है। कैरोटीन का जो कलर है वो येलो टू येलो ऑरेंज होता है। ये सारे क्या है, पिगमेंट्स है, येलो टू येलो ऑरेंज। xanthophyll का येलो होता है, क्लोरोफिल ए का ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन होता है, येलो ग्रीन। यानी ये सब क्या है, पिगमेंट्स के कलर है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। समझ आया? सो कैरोटीन का ये कलर है येलो टू येलो ऑरेंज, xanthophyll का येलो, क्लोरोफिल ए का ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन। ये सारे पिगमेंट्स के कलर है। तो लीफ जो होता है ना, लीफ हम कहते हैं ग्रीन लीफ फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्रीन लीफ यानी वो लीफ का कलर ग्रीन। तो वो लीफ का कलर ग्रीन है, उसका रीजन एक ही पिगमेंट के कारण वो ग्रीन कलर का नहीं है, सारे पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट ग्रीन कलर। ओके, और ये चीज याद रखना कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया या तो सेपरेट किया लीफ के पिगमेंट्स को, और हमें पता चला कि कितने टाइप के लीफ के पिगमेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर आइडेंटिफिकेशन। हमने कलर आइडेंटिफिकेशन करके ये हमने प्रूफ किया कि 4 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। अब ये जो पिगमेंट्स है वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो ये जो पिगमेंट्स है वो हमारी थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बोलो, ठीक है।
सोचा था क्या थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? एक मिनट, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो पिगमेंट्स होते हैं उसमें से क्लोरोफिल ए को छोड़ के, यानी क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन को एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, या तो हेल्पर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, या तो एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। उनके 3 नाम हैं। उनको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल ए जो है उसके अलावा बाकी के जो पिगमेंट्स है, रेस्ट पिगमेंट्स, यानी बाकी के जो क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल है, उनको एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स। ओके, अब इसमें जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि बीच में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, बीच में हमारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और आजू बाजू प्रेजेंट होते हैं हमारे ये हेल्पर मॉलिक्यूल्स। ये ज़ैंथोफिल भी हो सकते हैं, ये कैरोटीन भी हो सकते हैं, ये क्लोरोफिल भी हो सकते हैं। जैसे एक्स यानी ज़ैंथोफिल है, ये कैरोटीन है, ये क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। तो इस तरीके से हो सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स, एसेसरी मॉलिक्यूल्स, या तो हेल्पर मॉलिक्यूल्स। एंटीना मॉलिक्यूल्स, हेल्पर मॉलिक्यूल्स, या तो एसेसरी मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये जो है वो लाइट को अलाउ करेंगे पास होने के थ्रू, मतलब पहले इन पिगमेंट पे लाइट गिरेगी, उसके बाद क्लोरोफिल ए को लाइट पहुंचेगी। तो ये हेल्पर मॉलिक्यूल्स है, ये जैसे कि मान लो पहले इन पिगमेंट के पास लाइट पहुंचेगी, तो उन्होंने लाइट को एब्सॉर्ब किया, एक पिगमेंट ने, हेल्पर मॉलिक्यूल्स के एक पिगमेंट ने जो बाहर है, मतलब ऐसी एक ही लाइन नहीं होती, यहाँ पे भी पिगमेंट हो गए और यहाँ बाहर भी और पिगमेंट्स हो गए, पूरा ऐसे 300 से 350 लोग मिलके ऐसे पिगमेंट्स का लेयर फॉर्म करते हैं पूरा। ओके, सो बाहर वाले जो है एंटीना मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी रिसीव करेंगे पिगमेंट, फिर वो जो पिगमेंट है उसमें मैं आपको बताना भूल गई, पहले वाली स्लाइड में आ जाओ, कि पिगमेंट के बीच में मैग्नीशियम होता है, और वो जो मैग्नीशियम है वो नॉन आयोनिक फॉर्म में होता है, Mg+2 के फॉर्म में नहीं होता है, सिर्फ Mg के फॉर्म में होता है। +2 का फॉर्म यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करवाने, मतलब हमें Mg के फॉर्म में ही रखना है। 282 बोलते हैं ना, तो 2+2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पाएंगे जब हम लाइट को फेंकेंगे। लाइट को फेंकेंगे तो लाइट में फोटॉन्स होगी, सनलाइट से जब लाइट आएगी वो फोटॉन्स यहाँ पे मैग्नीशियम पे स्ट्राइक करेंगे, और वो नॉन आयोनिक फॉर्म में होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो पाएंगे। आयोनिक फॉर्म में तो ऑलरेडी रिलीज इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे हम रिलीज करेंगे? और इलेक्ट्रॉन्स हमें रिलीज, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का ही यहाँ पे सब खेल है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है उसका एक पिगमेंट है, पिगमेंट का मैंने स्ट्रक्चर बताया। मान लो एक एसेसरी पिगमेंट ने रिसीव की लाइट एनर्जी को उसने रिसीव किया, मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, अपने वो हायर एक्साइटेड स्टेट में गए, फिर लोअर एक्साइटेड स्टेट में आए, फिर वापस से ये ज़ैंथोफिल से कैरोटीन के पास गया। तो लोअर एक्साइटेड स्टेट में आए तो तब उनकी एनर्जी कम हो गई होगी ना, फिर वापस से ये कैरोटीन में हायर एक्साइटेड स्टेट में गए, फिर लोअर एनर्जी में आए, फिर वापस से ये क्लोरोफिल ए में गए, तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम हो रही है, हायर से लोअर, ठीक है। और अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए के पास आएगी, तो क्लोरोफिल ए में तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और भी कम हो गई होगी, ठीक है। बेनिफिट ऑफ एंटीना मॉलिक्यूल्स और हेल्पर मॉलिक्यूल्स आपकी एनसीईआरटी में दिया है, क्या है कि वो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू क्लोरोफिल ए, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को वो अलाउ करते हैं, ओके। और वो क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। जो आपके एसेसरी मॉलिक्यूल है वो क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन यानी लाइट की मदद से ऑक्सीडेशन हो जाना। ऑक्सीजन ऐड अगर हो जाएगा क्लोरोफिल ए में, सोचो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर, सारे पिगमेंट का स्ट्रक्चर एक ही होता है, फाइटल टेल पोरफायरिन हेड वैसा ही होता है। सो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन तो क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है, मतलब उसको जाने नहीं देगा। और ये प्रोसेस करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाना बहुत जरूरी है।
और फोटो ऑक्सीडेशन होगा तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन जाएगी। सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बना लेंगे, ROS जिसे कहते हैं, ठीक है। और उसके वजह से क्या होगा, जो सेल है उसको डैमेज पहुंचेगा, क्योंकि ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है, मिजोफिल सेल को, और रिएक्टिव ऑक्सीजन जो स्पीसीज होती है वो क्या करती है, सेल को डैमेज पहुंचाती है। इसीलिए फोटो ऑक्सीडेशन जो है वो प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है क्लोरोफिल ए का, और वो प्रिवेंट करवाने में ये जो एसेसरी पिगमेंट है, ये जो हेल्पर मॉलिक्यूल्स है, ये जो एंटीना मॉलिक्यूल्स है, वो हमारी मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर ही ये 3 ग्राफ एनसीईआरटी में गिवन है। ये पहला जो ग्राफ है वो एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। देखो क्लोरोप्लास्ट के जितने भी पिगमेंट है, 4 पिगमेंट है। कैरोटिनॉइड्स में मैंने बोला कि ज़ेंथोफिल और कैरोटीन दोनों आ जाते हैं। सो एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट यानी कौन सा पिगमेंट कितना लाइट का एब्सॉर्प्शन करता है, अगेंस्ट व्हाट, वाई एक्सिस में क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर। यानी कि यहाँ 400, ये 500 है, ये 600 है, ये 700 है। मैंने 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज ही क्यों चूज करी, बिकॉज 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये जो रेंज है वो विजिबल लाइट की रेंज है, 400 to 700 नैनोमीटर विजिबल लाइट, जिसमें 7 कलर आ गए विबग्योर। और फोटोसिंथेसिस जो है वो मतलब प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए विजिबल लाइट को ही यूज करता है। इसीलिए मैंने रेंज 400 to 700 नैनोमीटर चूज करी, क्योंकि यही विजिबल लाइट की रेंज को फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। यानी लाइट के यही रेडिएशन पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, इस रेंज ऑफ रेडिएशन हो तो 400 से 700 के बीच। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, जो क्लोरोफिल बी है वो अपना एब्सॉर्प्शन का पीक यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है दैट इज क्लोरोफिल ए, वो एब्सॉर्प्शन का पीक स्टार्टिंग में यहाँ पे बता रहा है 400 के पास, एंड देन एब्सॉर्प्शन का पीक अगेन वो 600 से 700 के बीच में। यानी पहले विबग्योर में पहले वो ब्लू रीजन में अपना एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा बताता है, एंड फिर वो रेड रीजन में अपना एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा बताता है। क्योंकि आप ऐसे जाओगे, ठीक है, तो लास्ट में विबग्योर के अकॉर्डिंग लास्ट में जो वेवलेंथ होगी वो रेड लाइट की होगी, कुछ रेंज ऑफ वेवलेंथ होगी ना रेड लाइट की। एक ही शेड थोड़ी ना होता है रेड कलर का, बहुत सारे शेड होते हैं। मान लो 686 की लाइट रेड कलर है तो 687 का डार्क रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से रेंज ऑफ वेवलेंथ होगी। एक ही कलर की भी वेवलेंथ की रेंज हो सकती है, क्योंकि उसमें भी अलग अलग कलर्स होते हैं, एक ही कलर के अलग अलग शेड्स होते हैं। सो ये 600 से 700 के बीच में रेड वाला रेंज आ जाएगा, रेड कलर वाला रेंज। तो उस लाइट में मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन बताता है। मैंने पहले भी बताया था कि मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन क्लोरोफिल ए जो है वो कौन से रीजन में करता है, ब्लू एंड रेड रीजन में करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्राफ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बहुत इजी है, क्लोरोफिल बी का यहाँ पे क्लोरोफिल ए का यहाँ पे ग्राफ देखो, ये यहाँ पे ये जहाँ पे एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा बता रहा है ना, वहीं पे यहाँ पे भी पीक आ रहा है। और जहाँ ये एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा बता रहा है ना एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट में, यही पे पीक आ रहा है। दैट मीन्स जहाँ पे एब्सॉर्प्शन पिगमेंट का मैक्सिमम होता है, मतलब एब्सॉर्प्शन पिगमेंट का नहीं, एब्सॉर्प्शन लाइट का मैक्सिमम होता है पिगमेंट के द्वारा, वहां पे फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होता है। कॉमन है भाई, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है, तो जितना पिगमेंट जितना ज्यादा लाइट को एब्सॉर्ब करेगी उतना फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा आएगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्रैकेट में लिखा है मेजर्ड बाय O2। तो फोटोसिंथेसिस की रेट किसे मेजर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली में O2 प्रोड्यूस होता है, तो O2 जो रिलीज हुआ उसको मेजर करके फोटोसिंथेसिस की रेट मेजर की गई है। लास्ट वाले ग्राफ में जो लाइट एब्सॉर्प्शन अगेंस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर, याद रखना ये 400 to 700 जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है लाइट की वो नैनोमीटर्स में है, यूनिट याद रखना। ये वाला जो ग्राफ है ब्लू वाला वो
क्लोरोफिल ए का है, ठीक है। एंड ये वाला जो ग्राफ है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, दोनों ग्राफ को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया है। एब्सॉर्प्शन वाले ग्राफ को फोटोसिंथेसिस के ग्राफ के नीचे सुपर इम्पोज किया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जहां पे एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम है क्लोरोफिल ए के द्वारा, वहीं पे फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम है। जहां पे एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम है वहीं पे फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम है। यानी कि ये वाला जो है वो हमारा ब्लू रीजन है और ये वाला जो है वो हमारा रेड रीजन है। तो मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन, इसीलिए क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन है वो ब्लू एंड रेड रीजन्स में है, ब्लू एंड रेड रीजन्स में है। और कौन सा पिगमेंट जो है चीफ माना जाएगा मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन के लिए, क्लोरोफिल ए। ओके, चीफ पिगमेंट माना गया है क्लोरोफिल ए को। या अब इतना यहाँ पे ओवर होता है और उसके बाद आएगा व्हाट इज लाइट रिएक्शन वाला टॉपिक, ठीक है। ये 3 ग्राफ हमारी एनसीईआरटी में दिए थे जो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दैट इज व्हाट इज लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन को दूसरा नाम क्या दिया है, फोटो केमिकल फेज। मैंने आपको बताया लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट एटीपी, NADPH, NADPH प्लस H प्लस होता है एक्चुअल में। जब हम पढ़ेंगे आगे तब मैं आपको समझाऊंगी। यस, अब ये लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट्स हमें याद रखने हैं। लाइट को ट्रैप कौन करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट करते हैं जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। वो एक ही पिगमेंट नहीं होते, 4 पिगमेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइट रिएक्शंस है वो ये पिगमेंट्स के थ्रू होती है। अब ये जो पिगमेंट्स है वो मिलकर फोटो सिस्टम बनाते हैं और ये फोटो सिस्टम 2 टाइप की होती है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ओके, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे कि मैं बात करूं फोटो सिस्टम 1 की, तो फोटो सिस्टम 1 में क्या इंक्लूड हम करेंगे, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में हम क्या इंक्लूड करेंगे। सो एक होता है इसमें रिएक्शन सेंटर, एक होता है रिएक्शन सेंटर, एंड दूसरी जो चीज आती है वो इसमें होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। नाउ ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है उसमें 2 चीजें आती है। पहली चीज इज लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट एंड दूसरी चीज इज प्रोटीन्स, ठीक है। फोटो सिस्टम मतलब क्या, लाइट को रिसीव करने के लिए जो पूरा सिस्टम उस मेम्ब्रेन के अंदर बनता है, दैट इज फोटो सिस्टम, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो, रिएक्शन सेंटर जो फोटो सिस्टम 1 का होता है दैट इज फोटो सिस्टम 700, PS 700, ठीक है। इसी तरीके से फोटो सिस्टम 2 में भी सेम चीज होती है। फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर होगा, ठीक है। रिएक्शन सेंटर बाय द नेम P680, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा और उसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट LHP यानी एंड प्रोटीन्स हो गए कुछ। नाउ ये जो बीच का होता है, ये बीच का जो मैंने क्लोरोफिल ए बताया उसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं और उसके आसपास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कॉल्ड द लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। उसके आसपास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं। मतलब ये जो पूरा रिएक्शन सेंटर हो गया, बीच में रिएक्शन सेंटर हो गया, उसके आजू बाजू जो भी हेल्पर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सॉरी, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स उसके आजू बाजू हो गए जो मिलके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में मैंने 2 चीजें बताई, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और प्रोटीन। लाइट हार्वेस्टिंग
पिगमेंट्स है ये सारे, मतलब ये मान लो कैरोटीन हो सकता है, ये जेंथोफिल हो सकता है, ये क्लोरोफिल हो सकता है, और बीच में ये पिगमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए बीच बीच में प्रोटीन्स भी होते हैं जो एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट को कनेक्ट करते हैं। सो बाहर का पूरा जो होता है उसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग क्यों? क्योंकि ये लोग लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये लोग लाइट को रिसीव कर रहे हैं और अल्टीमेटली किसे दे रहे हैं? रिएक्शन सेंटर को दे रहे हैं। अब मैंने बोला कि यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में PS फॉर फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर होता है PS 700 और फोटो सिस्टम 2 में होता है P 680। उसका क्या मीनिंग निकलता है? सो PS 700 यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम 1 में, जो कि क्या होता है? रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ही होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए ही है, PS 2 में भी रिएक्शन सेंटर, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल ए अपना मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन 700 नैनोमीटर पे बताता है। मतलब वो लाइट को मैक्सिमम, वो फोटोसिंथेसिस बोला ना कि मैक्सिमम वो ब्लू एंड रेड रीजन में करता है, ऐसा मैंने बोला, तो रेड के तरफ यानी 700 के तरफ मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन बताया, यानी उसका एब्सॉर्प्शन जो पीक आता है वो 700 पे आता है यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में। और जो फोटो सिस्टम 2 है उसमें जो मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन पीक है क्लोरोफिल ए का वो 680 पर आता है, ठीक है। इसीलिए उसको P680 बोला, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन सेंटर जो है वो मतलब P680 पे आता है, यानी कि जब वो 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को रिसीव करता है, यानी कि लाइट को रिसीव करता है, तब वो एब्सॉर्प्शन पिक बताता है, यानी तब उसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है उस वक्त। तो ये जो आपका थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है उसमें 2 फोटो सिस्टम होती है, फोटो सिस्टम 1 भी होती है एंड फोटो सिस्टम 2 भी होती है, ठीक है। फोटो सिस्टम में क्या आएगा? रिएक्शन सेंटर आएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आएगी। रिएक्शन सेंटर दोनों में क्लोरोफिल ए ही है, लेकिन PS 700 और P680 क्यों बोला? क्योंकि फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन शो करता है, और फोटो सिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर है वो 680 पे मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन शो करता है, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। क्यों डिफरेंट? क्या दोनों में क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर अलग अलग है तो नाम क्लोरोफिल ए ही, तो भाई स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है क्लोरोफिल ए का वो, लेकिन वो जो पिक है एब्सॉर्प्शन पिक की, कब उनका कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज्यादा एब्सॉर्ब करेगी और ज्यादा फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, तो वो जो है वो वेवलेंथ वेरी कर रही है इसीलिए। एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट आ जाएंगे और उनको एसोसिएट करने वाले प्रोटीन्स, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे हमें पता चला कि 2 फोटो सिस्टम होती है, मतलब मैंने आपको समझा तो दिया कि 2 फोटो सिस्टम है, लेकिन ये कैसे पता चला था कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट ट्रैप करने के लिए 2 फोटो सिस्टम होती है? हाउ? तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, दैट इज एमर्जेंस एनहेंसमेंट इफेक्ट, एमर्जेंस एनहेंसमेंट इफेक्ट and red drop effect। एमर्सन ने क्लोरेला नाम की आल्गी ली, आल्गी है प्लांट किंगडम के अंदर लाई करती है, एक टाइप का प्लांट ही है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगी, ठीक है। और ये क्लोरेला आल्गी पे उसने मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करी। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर आल्गी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक ही वेवलेंथ वाली लाइट, ऐसी लाइट प्रोड्यूस नहीं करी जिसमें रेंज ऑफ वेवलेंथ हो, मतलब 480 वाली भी हो, 500 वाली भी हो, 600 वाली, मतलब रेंज ऑफ वेवलेंथ नहीं, एक ही वेवलेंथ वाली लाइट प्रोड्यूस करी। एक बार उसने 680 नैनोमीटर वाली लाइट प्रोड्यूस करी एंड पहली बार उसने 680 नैनोमीटर वाली प्रोड्यूस करी और दूसरी बार उसने 700 नैनोमीटर वाली प्रोड्यूस करी, तो उसको यहाँ पे भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिला क्लोरेला के अंदर,
और यहाँ पे भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिला। लेकिन 680 से 700 में जब जा रहा था वो 700 में ज्यादा था, लेकिन बीच में 690 699 उस पे उसे ड्रॉप देखने को मिला फोटोसिंथेसिस में। तब उसने बोल दिया रेड, उसको उसने बोल दिया रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ही क्यों? क्योंकि 680 से 700 के बीच में विबग्योर, ठीक है, 400 से 700 फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। विबग्योर यानी लास्ट में रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ होता है, ठीक है, इसीलिए बोला रेड ड्रॉप इफेक्ट। फिर उसने दोनों साथ में ली, पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट ली, फिर उसने 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर दोनों वेवलेंथ वाली लाइट को साथ में पास किया, तो शार्प इंक्रीज देखने को मिला उसे फोटोसिंथेसिस में। शार्प इंक्रीज उसे देखने को मिला इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट जब पास की थी तो 680 पे भी उसे पिक देखने को मिला था और 700 पे भी उसे पिक देखने को मिला था। तो उसे पता चल गया कि दो फोटो सिस्टम है। तो जो 700 पे पिक शो करा था दैट इज नेम्ड PS1 एंड जो 680 पे शो कर रहा है दैट इज नेम PS2। ओके, एंड आपके एनसीईआरटी में ये लाइन दी है कि दिस आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द डिस्कवरी एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। आप जब लाइट रिएक्शन स्टडी करोगे ना, जिसमें इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो उसमें पहले PS2 काम करता है, ठीक है, और फिर PS1, ठीक है। तो ये इस सीक्वेंस में, मतलब इस सीक्वेंस में वो काम करते हैं, उस सीक्वेंस में उसे नाम नहीं दिया गया। उसके डिस्कवरी के सीक्वेंस में पहले PS1 जो है वो डिस्कवर हुआ होगा, इसीलिए उसको PS1 नाम दे दिया, और पहले बाद में उसके बाद जो डिस्कवर हुआ उसे PS2 नाम दे दिया। मतलब जिस सीक्वेंस में वो काम करते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर, वो नहीं दिया। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि पहले PS1 नहीं करती लाइट को ट्रैप, पहले PS2 लाइट को ट्रैप करता है, और उसके बाद जो PS2 लाइट को ट्रैप करता है उसके बाद वो PS1 को देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा बाकी रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से, so that we will study in next lecture, I guess. Okay, thank you so much.